हेलो डियर। तो आज आप सभी एएनएम के कैंडिडेट के लिए आप लोग को 11 को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपको जो है 10 को शाम में यह वीडियो लगभग 130 प्लस प्रश्न आज हम देखेंगे और बिल्कुल थ्योरिकल सभी प्रकार के प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है या इस बेसिस पर आ सकता है। समझ गए? तो चलिए, आज हमारा ये 77 नंबर का वीडियो है। आपका थ्योरी भी वीडियो सुबह में एक वीडियो डाला था, बहुत अच्छा। तो आप लोग वो वीडियो को नहीं देखें थ्योरी वाला तो जाकर जरूर देखिए, सुबह डाला था। अभी यह एमसीक्यू का जो है 130 से ज़्यादा प्लस जो है वीडियो का क्वेश्चंस का ये वीडियो है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। 11 तारीख के जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी मास्टर वीडियो साबित हो सकता है। समझ गए? तो आप लोग जरूर देखते होंगे, उम्मीद है। ठीक है, चलिए करते हैं बिना किसी देरी किए हुए शुरू। कहता है निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ग्लूकोज, एल्बुमिन, लेसिथिन, ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो आपको स्वाद में हल्का हल्का जो है मीठापन देता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ग्लूकोज यही होता है। समझ गए? दूसरा है, आगे है, निम्न में से कहता है प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है। तो प्रोटीन का उदाहरण इनमें से आप लोग को पता है एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। अगर यह मूत्र में उपस्थित होता है तो मतलब प्रोटीन आना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्न में से विटामिन का उदाहरण कौन सा है। तो ग्लूकोज पता हो गया कि क्या है, एल्बुमिन क्या है पता हो गया। तो विटामिन जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह एक विटामिन होता है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है। चौथा है, निम्न में से बीएमआर को कौन प्रभावित करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन प्रभावित करता है। उम्रलिंग, थायरोक्सिन हार्मोन, मनोवैज्ञानिक स्थिति या ऑल ऑफ द एबोव। माय डियर, बेशक बीएमआर को जो है आपको इनमें से सभी प्रभावित करता है, ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से वसा में मिलने वाला विटामिन कौन सा है। तो आपको पहले पता है कि विटामिन विटामिन बी और बी सी छोड़कर सब जो है आपका क्या होता है, वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी वाटर सोलुबल विटामिन है। समझ गए? तो आपको पता है विटामिन ए रेटिनॉल होता है और विटामिन डी आपका यह वसा में घुलनशील है। बाकी फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक, थायमिन विटामिन बी को ही कहते हैं। तो यह सब जो है आपके जल में घुलनशील है। ठीक है, याद रखिएगा। छठा है, निम्न में से जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलने वाला वही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी और सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, यानी थायमिन और नियासिन विटामिन बी का ही जो है आपका कंपाउंड है। समझ गए? और एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी और फॉलिक एसिड आपको पता है। तो ये सब जो है आपका विटामिन बी और सी राइट आंसर होगा। समझ गए? सातवां है, निम्न में से मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज मिनरल्स कौन सा है। तो कैल्शियम बोन हड्डी में पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा जो है आपके बॉडी में यह मिनरल्स के रूप में होते हैं। समझ गए? आगे है, निम्न में से आयरन की कमी से होने वाला बीमारी कौन है। बेरी एनीमिया, कैंसर, रतौंधी। तो आपको पता हो गया कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। समझ गए? आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अच्छा है, निम्न में से मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है। तो प्रोटीन का कार्य होता है यह टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत करता है। सही बात है। यह ऑस्मेटिक प्रेशर को बनाए रखता है। सही बात है। ये शरीर में हीमोग्लोबिन तथा एंजाइम्स के निर्माण में सहायता करता है। ये भी सही बात है। यानी एक प्रोटीन का काम जो है आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा जो है तो इस प्रकार से आपके सामने है कि एक प्रोटीन का कमाल जो है आपके बॉडी में टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत करता है, जिससे हमारा बॉडी में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, तो 9 का उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस प्रकार से थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 10वां है, निम्न में से सॉलिड डाइट का उदाहरण, ठोस आहार का उदाहरण क्या है। तो रोटी और सब्जी। बाकी नारियल पानी, दलिया, खिचड़ी, चावल, दाल का सूप। तो ये सूप सब द्रव के रूप में होता है, बाकी रोटी और सब्जी ठोस रूप में होता है। समझ गए? 11 है, निम्न में से फल्स यानी गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन इनमें से कौन सा है। तो माय डियर, अनाज प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ये गलत है। ठीक है। सही क्या है, तो सब्जियों में विटामिन का पर्याप्त मात्रा में पाए जाना यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। आहार में अधिक वसा का सेवन हृदय बीमारी उत्पन्न कर देता है, ये भी बातें सही है। अनाज प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, एक गलत बातें हैं। समझ गए? तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ये तो दोनों सही हैं। ज़्यादा फैट वाला भोजन लीजिएगा, हार्ट का बीमारी करेगा। समझ गए? हार्ट को ब्लॉकेज करेगा, तो ये भी सही है। विटामिन पर्याप्त मात्रा में सब्जियों में पाया जाता है, ये भी बातें सही है। ठीक है।
लेकिन अनाज जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ये ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन वाला सामान है। एक प्रेग्नेंट वुमेन की कैल्शियम एवं आयरन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो एक गर्भवती महिला है, उसको प्रतिदिन कितना कैल्शियम और आयरन चाहिए, चूँकि ये सब बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो माय डियर, कैल्शियम 1200 mg और आयरन 35 मिलीग्राम, समझ गए? 1200 मिलीग्राम और 35 मिलीग्राम, आयरन 35 मिलीग्राम, कैल्शियम 1200 मिलीग्राम, ठीक है? कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। 13 है, निम्न में से पशुजन्य खाद्य पदार्थ यानी जानवरों पशु से मिलने वाला अनाज, सब्जियां, दूध, फ्रूट। तो आपको पता है दूध जो है आपके पशु से मिलता है, ठीक है? तो ऑप्शन सी सही है। आगे है 14 नंबर का है, निम्न में से विटामिन डी के बारे में सही क्या है? तो विटामिन डी के बारे में सही ये है कि यह सूर्य के प्रकाश इस विटामिन का अच्छा स्रोत है। ओके। 15 नंबर है, निम्न में से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब पोषण से होने वाला रोग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि पोषण में स्कर्वी और पेलेग्रा जो है आपके पोषण से होता है, क्योंकि नियासिन के कमी से पेलेग्रा होता है और स्कर्वी जो है आपके विटामिन सी के कमी से होता है, और दोनों विटामिन जो है आपके पोषण से ही मिलते हैं, खान पान से ही। बाकी डायबिटीज और मेनिंजाइटिस अलग प्रकार का है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये होगा नहीं, समझ गए? हार्ट डिजीज भी नहीं होगा। तो ये जो है आपके न्यूट्रिशन जो है ये दोनों जो है न्यूट्रिशन से है। बाकी एनीमिया तो होता है न्यूट्रिशन से, बट ये नहीं होगा, समझ गए? बेरी तो होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, बट ये नहीं होगा, समझ गए? तो दोनों होना चाहिए, दोनों, तो दोनों में ही है राइट आंसर, ठीक है? सोचना पड़ता है। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल क्या है? पहले बता चुके हैं कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है जो भोजन में सूक्ष्म रूप में पाया जाता है, जैसे मिनरल, विटामिन सूक्ष्म रूप में पाया जाता है तो वह माइक्रो हो जाता है, ठीक है? और जो भोजन में ज़्यादा मात्रा में हो, विटामिन के तुलना में ज़्यादा हो, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो वाला विटामिन और मिनरल्स होगा, ठीक है? पता है, बाकी आपका सब चीज़ बता ही दिए हैं। 17 है, एक प्रेग्नेंट वुमेन की विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो एक गर्भवती महिला है, उसको प्रतिदिन विटामिन ए का कितना जो है चाहिए बॉडी को? तो 800 माइक्रोग्राम, ठीक है? कितने? 800 माइक्रोग्राम। अब मान गए ऑप्शन में अगर आपको 800 नहीं देकर 700 रहेगा, 750 रहेगा, तो क्या आप उसको छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल मारिएगा, इसके आसपास जो रहेगा मारेंगे, ठीक है? 18 है, कहता है फ्लोरीन का ह्यूमन बींग्स के लिए मेन सोर्स क्या है? मतलब फ्लोरीन जो है ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? तो ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हैं उसमें फ्लोरीन होता है। अगर फ्लोरीन ज़्यादा हो जाता है तो वह दंत क्षय का कारण बनता है, लेकिन एक लेवल में होना चाहिए, समझ गए? आगे है, कहता है एक अंडा निम्न में से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता? मतलब अंडा में कौन सा जो है पोषक नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन सी, अंडा खट्टा होता है, खट्टा पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, तो ये छोड़ के विटामिन B12, विटामिन ए और प्रोटीन अच्छा स्रोत है अंडा, समझ गए? आगे है 20 नंबर है, हेपेटाइटिस बी नामक खतरनाक संक्रामक बीमारी का संचारण फैलाव किस मार्ग द्वारा होता है? तो पहले बता चुके हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है आपका असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है, यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग होता है हेपेटाइटिस बी। लेकिन हेपेटाइटिस ए रहेगा तो क्या होगा? मुखीय ओरल मार्ग से, ठीक है? यानी मलीय मुखीय मार्ग, ओरल फीकल मार्ग से, समझ गए? हेपेटाइटिस ए, समझ गए? आगे चलते हैं। 21 नंबर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान पानी से डरने का लगता है? ठीक है, निम्न में से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान, संचारी रोग के दौरान रोगी पानी से डरने लगता है? तो पानी से डरने लगता है रेबीज में, कुत्ता के या जानवरों के काटने से होता है। इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, व्यक्ति को जल से डर लगता है, समझ गए? बाई निम्नलिखित में से किस बीमारी के ट्रांसमिशन में कुत्ते का योगदान होता है? आपको पहले से पता है, रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, समझ गए? 23 है, कुकुर खांसी किसके द्वारा होने वाला संचारी रोग है? तो कुकर खांसी को हम लोग पर्टूसिस भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुकुर खांसी को वूपिंग कफ भी कहते हैं, समझ गए? तो आपसे पूछे तो आप लोग को जो है गड़बड़ नहीं करना है, चाहे पर्टूसिस दे चाहे आपका वूपिंग कफ दे, वही होता है। तो वूपिंग कफ एक जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है? बैक्टीरिया, जीवाणु रोग है, ओके? क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि पर्टूसिस किसके कारण होता है, पता है ना? पर्टूसिस किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं, बता चुके हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी कुकुर खांसी के नाम से जाना जाता है? पर्टूसिस, अभी ऊपर बताया है ना, पर्टूसिस वही चीज़ें हैं। हम आपको एकदम डिस्क्राइब देते हैं। 25 नंबर है, निम्न में से किस बीमारी को गलसुआ के नाम से जानते हैं? तो जो मम्प्स होता है, यानी गाल जो होता है, इसमें पैरोटिड ग्लैंड जो है सूज जाता है, तब जाके व्यक्ति को गलसुआ हो जाता है, तो वह मम्प्स होता है, समझ गए? पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है। 26 है,
निम्न में से किस बीमारी के दौरान रोगी में मुख्य रूप से जो है श्वसन तंत्र जो है प्रभावित होता दिखाई देता है? तो माय डियर आपको पता है, चाहे वो कुकुर खांसी हो, चाहे क्षय रोग हो, चाहे डिप्थीरिया हो, तीनों रोग में जो है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, गला से लेकर आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तीनों रोग में ध्यान दीजिएगा। समझ गए? आगे चलिए। 27 नंबर है, किस डिजीज के स्प्रेड को रोकने के लिए रोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिकेट करना चाहिए? कहता है कोई रोग है जो फैलने वाला रोग है, तो फैलने वाला रोग को व्यक्ति को हम किस प्रकार से जो है रोक सकते हैं? तो उसके लिए फैलने वाला रोग को सबसे ज़रूरी पहला जो होता है आइसोलेशन से स्प्रेड को रोक सकते हैं फैलने से, ठीक है, पृथक्करण करना, जैसे कोविड में आइसोलेशन किया जाता था। हेपेटाइटिस ए का मुख्य संचरण रूप जो है कौन सा है? तो अभी आपको बता दिए कि हेपेटाइटिस ए जो है ओरल फीकल मार्ग से फैलता है, ऊपर बताए ना। चलिए 29 है, निम्न, बहुत सारे प्रश्न करना है इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। निम्न में से किस बीमारी से ग्रसित रोगी में अवसरवादी संक्रमण के होने की संभावना बढ़ जाता है? तो निम्न में से किस बीमारी से ग्रसित रोगी में और सारे संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाता है? एड्स में, क्योंकि यह व्यक्ति को इम्यून सिस्टम को नष्ट करता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, HIV, समझ गए? तो व्यक्ति में अन्य संक्रमण भी जो है होने का अवसर जो है बढ़ जाता है, तो एड्स में होता है, समझ गए? आगे चलिए। 30 नंबर है, निम्न में से ट्यूबरक्लोसिस का मुख्य लक्षण क्या है? तो ट्यूबरक्लोसिस का मुख्य लक्षण पूछेगा तो 2 सप्ताह से अधिक अगर किसी को खांसी रह रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो वह ट्यूबरक्लोसिस का मुख्य लक्षण माना जाता है, ठीक है। 31 नंबर है, टाइफाइड का संचार मुख्य रूप से किस मार्ग से होता है? यानी जो मियादी बुखार जो आपका टाइफाइड होता है, टाइफाइड जो है किस मार्ग से ज़्यादातर फैलता है? तो वही है फीको ओरल रूट से जो है टाइफाइड फैलता है, जो आंत को भी प्रभावित करता है, समझ गए? 32 है, निम्न में से एपिडेमियोलॉजी में क्या शामिल है? तो एपिडेमियोलॉजी के उपयोग में क्या शामिल है? तो यह समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करता है, बात सही है। स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं मूल्यांकन में सहायता करता है, बात सही है। बीमारियों के कारणों का पता लगाने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी एक जो है अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो यह जो है बीमारियों के बारे में अध्ययन करता है, बीमारी के कारण, बीमारी के कैसे रोकथाम होगा, ठीक है, बीमारी जो है कैसे जो है कंट्रोल किया जाएगा, इन सब का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, समझ गए? 33 नंबर है, कहता है निम्न में से एपिडेमियोलॉजी का मापन का साधन नहीं है, मतलब इनमें से एपिडेमियोलॉजी को जो है हम किसके द्वारा नहीं माप सकते हैं? दर, अनुपात, प्रोपर्शन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन तो एक टीकाकरण है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी को मापने का साधन आपका दर भी है, रेशियो भी है और प्रोपर्शंस भी है, लेकिन इम्यूनाइजेशन टीकाकरण को कहते हैं, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। 34 है, निम्न में से प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण क्या है? मतलब फर्स्ट जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है उसमें उदाहरण क्या होता है? तो DPT के टीके द्वारा डिप्थीरिया, पर्टूसिस तथा टिटनेस की रोकथाम। तो प्राथमिक जो रोकथाम का उदाहरण होता है कि बीमारी से बचने के लिए टीका दिया जाता है पहले ही, तो वह प्राथमिक रोकथाम में आएगा, समझ गए? तो DPT के टीके द्वारा डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस की रोकथाम प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है। इसी प्रकार से और भी सारे चीज़ का टीका लगाया जाता है, जैसे BCG के बच्चा में BCG का टीका लगाया जाता है ताकि आगे जो है TB से रोकथाम हो सके। तो ये टीका लगाना क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है, ठीक है। 35 है, एक गर्भवती महिला को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्यों दी जाती है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का मतलब होता है कि उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए यह दवाई एक गर्भवती महिला को क्यों दी जाती है? तो BP को जो है समान नॉर्मल कम करने के लिए जो है यह दवा दी जाती है, पता है। 36 है, एक गर्भवती महिला को एंटी कन्वल्सन दवा क्यों दी जाती है? तो एंटी कन्वल्सन दवा का मतलब होता है कि यह दौरा रोधी दवा होता है, दौरा को जो है रोकता है, ठीक है, दौरा को कम करता है, क्योंकि महिलाओं में एक्लेम्पसिया जो होता है, एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया नहीं, एक्लेम्पसिया में दौरा पड़ता है मरीज को, ठीक है, गर्भवती महिला को, तो दौरा से रोकने के लिए यह दवा एंटी कन्वल्सन दवा दिया जाता है, समझ गए। 37 है, निम्न में से प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली डायूरेटिक्स ड्रग है? तो प्रेगनेंसी के दौरान डायूरेटिक क्या करता है? सूजन को भी कम करता है, BP को भी कम करता है, ठीक है। तो डायूरेटिक दवा जो है आपके लैसिक्स जो होता है, जैसे इसमें फुर्सामाइड आता है, टॉर्सामाइड आता है, तो बहुत सारे लैसिक्स के माइड वाला जितने भी दवाई होता है लैसिक्स में आता है, तो वह जो है डायूरेटिक होता है, समझ गए? तो ये चीज़ें को ध्यान में आपको रखना है। आगे है 38 नंबर का है, एक गर्भवती महिला में
इक्लेम्प्टिक फिट के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली पसंदीदा दवा क्या है। और ये क्वेश्चन शायद पिछले बार 5 तारीख को पूछा भी गया था कि एक्लेम्पसिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दवा कौन सी है एक्लेम्पसिया में। तो माय डियर वो तो एक्लेम्पसिया के लिए सीधा पूछ लिया, लेकिन एक्लेम्पसिया में मरीज को दौरा पड़ता है, समझ गए, फिट आता है, तो उसके उपचार के लिए, फिट के उपचार के लिए कौन सी दवा जो है सबसे पसंदीदा फर्स्ट चॉइस माना जाता है। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है यह दौरा को रोकता है, ठीक है, किसमें, एक्लेम्पसिया वाले में, ओके, क्योंकि एक्लेम्पसिया में दौरा आता है। निम्न में से यूटेराइन मसल्स में संकुचन उत्पन्न करने या पहले से ही मौजूद कंट्रैक्शन को तेज करने के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है। जब किसी को, महिला को जो है प्रेगनेंसी को लेबर कराना हो तो उसके लिए यूट्रस का कंट्रैक्शन होना ज़रूरी है। तो अगर थोड़ा थोड़ा यूट्रस में कंट्रैक्शन है उसे तेज करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए ऑक्सीटॉक्सिन दवाई बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है आपके रक्तस्राव, लेबर के बाद रक्तस्राव को कंट्रोल करने के लिए भी काम में आता है, समझ गए। ऑक्सीटॉक्सिन का इस्तेमाल जो है स्तनों में दूध सिक्रेशन के बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल में आता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है। 40 नंबर का है, निम्न में से यूटेराइन कंट्रैक्शन को कम, मतलब यूट्रस गर्भाशय के संकुचन को कम करने तथा प्रेगनेंसी की अवधि को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा उपयोग में ली जाती है। मान गए कंट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन लेबर नहीं हो रहा है, तो उस कंट्रैक्शन को धीमा करने के लिए और जो प्रेगनेंसी का जो अवधि है, जो लेबर का समय है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए जो दवाइयाँ देते हैं वह टोकोलाइटिक देते हैं, जो क्या करता है, यूट्रस को रिलैक्स करता है, शिथिल करता है, कंट्रैक्शन को धीमा करता है, टोकोलाइटिक एजेंट, ठीक है। आगे चलिए, 41 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से ऑक्सीटॉक्सिन के उपयोग का इंडिकेशन, मतलब कब हमें जो है ऑक्सीटॉक्सिन उपयोग करना चाहिए, यह इंडेक्शन आता है। तो एवर्सन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए, समझ गए, यानी गर्भपात को प्रेरित करने के लिए, गर्भपात की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, लेबर प्रोसेस को प्रेरित करने के लिए, मतलब यह गर्भपात और लेबर दोनों कंडीशन में ऑक्सीटॉक्सिन इंडिकेट आप दे सकते हैं, समझ गए। तो चीज़ों को समझ लीजिए। आगे है 42 नंबर है, निम्न में से ऑक्सीटॉक्सिन के उपयोग का दुष्प्रभाव। अब ऑक्सीटॉक्सिन का साइड इफेक्ट भी पूछ रहा है। तो ऑक्सीटॉक्सिन अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो गर्भाशय का हाइपर एस्टिमुलेट होना, गर्भाशय फट सकता है ज़्यादा कंट्रैक्शन होने से, रक्त दाब कम हो जाना, इनमें से सभी जो है ऑक्सीटॉक्सिन का दुष्प्रभाव है, समझ गए। 43 नंबर है, निम्न में से हिप्रिन किस प्रकार की दवा है। तो हिप्रिन जो है आपको क्या करता है, यह जो है स्कंद, हिप्रिन क्या करता है, तो हिप्रिन जो है आपका एंटीकोगुलेंट दवा है। क्या करता है ये, रक्त थक्का को रोकता है, ठीक है, रक्त थक्का को बनने से रोकता है, यानी ब्लड को पतला करता है, समझ गए। 44 है, निम्न में से केवल प्रेगनेंसी संबंधी टर्म कौन सी है। तो प्रेगनेंसी से संबंधित इनमें सिर्फ जो टर्म है वह है इक्लेम्प्टिक फिट, क्योंकि यह प्रेगनेंसी में आता है, बाकी मेनिंजाइटिस नहीं होगा, एमनोरिया का मासिक धर्म न आना और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसका कोई मतलब प्रेगनेंसी में नहीं है, ठीक है। 45 है, निम्न में से कौन सी दवा उपयोग रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है रक्त के थक्का को अगर रोकना हो तो एंटीकोगुलेंट, स्कंदरोधी दवाइयाँ का उपयोग करते हैं, समझ गए। मिडवाइफ में कोर्ड क्लैंप का क्या उपयोग है। कोर्ड क्लैंप का क्या उपयोग होता है मिडवाइफरी में, तो कोर्ड क्लैंप का उपयोग यही है कि नाभि नाल को बांधने के लिए कोर्ड को क्लैंप किया जाता है, समझ गए, क्लैंप किया जाता है, जो बच्चा जन्म लेता है उसके नाभि को काट कर और क्लैंप किया जाता है, समझ गए। मिडवाइफरी में यूटेराइन साउंड का क्या उपयोग है। तो मिडवाइफरी में जो यूटेराइन होता है गर्भाशय, उसके आवाज़ का क्या उपयोग होता है यूटेराइन साउंड का। तो यूटेराइन कैविटी की लंबाई नापने के लिए यूटेराइन साउंड का उपयोग होता है, समझ गए। 48 है, निम्न में से ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का कारण नहीं है। कहता है कि बाधित प्रसव का कारण कौन सा नहीं है। तो एंटीवर्टेड यूट्रस, यूट्रस का एंटीवर्टेड होना यह जो है प्रसव के बाधा में कारण नहीं बनता है, समझ गए। 49 नंबर है, निम्नलिखित सूतिका स्रावों यानी लोकिया में सबसे पहले आने वाला लोकिया कौन सा है। लोकिया बता चुके हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो लोकिया में स्राव आता है वह लाल सूतिका स्राव और लोचिया रूबरा होता है, ठीक है, एकदम लाल लाल निकलता है ब्लड, समझ गए। निम्नलिखित सूतिका स्रावों में से अंतिम सूतिका स्राव क्या है। तो सूतिका स्राव जो अंतिम में होता है वह सफ़ेद सूतिका स्राव या लोकिया अल्बा होता है। सबसे फर्स्ट होगा लोकिया रूबरा और लास्ट में जो निकलता है स्राव वह लोकिया अल्बा होता है और सफ़ेद होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहले लाल होगा, बाद में सफ़ेद और लोकिया अल्बा, ओके। आगे है 51 नंबर, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है जो आयरन के एब्सॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन को कौन खाद्य पदार्थ बढ़ा देता है कि आयरन अगर लेते हैं तो बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कौन सा? तो विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे लेमन के जूस हो गया, समझ गए, ये सब पदार्थ जो है आपके आयरन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन के एब्सॉर्प्शन को कम कर दे? अब यहाँ ऊपर में पूछा था ज़्यादा कर देता है, अब पूछ रहा है कम कर देता है। तो कम करने वाला विटामिन बी और सी, यानी चाय, कॉफ़ी, दूध, कैल्शियम की गोलियाँ, ये सब जो है विटामिन सी के एब्सॉर्प्शन को घटा दे, आयरन के एब्सॉर्प्शन को घटा देता है। 53 है, प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित महिला का रक्तदाब क्या होता है? तो प्री एक्लेम्सिया जो महिला में रहता है उसको रक्तचाप जो होता है सामान्य से अधिक होता है, तभी ये तो लक्षण ही है प्री एक्लेम्सिया का कि रक्तचाप सामान्य से अधिक होना, समझ गए। 54 है, निम्न में से गर्भ अवस्था के दौरान होने वाले प्री एक्लेम्सिया की जटिलता क्या है? यानी किसी महिला में अगर प्री एक्लेम्सिया होता है, जो कि बता चुके हैं कितना बार कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जो है जटिलता ये होता है कि पीपीएच होता है, यानी प्रसव के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। एक्लेम्सिया भी हो सकता है जो कि प्री एक्लेम्सिया का बढ़ा हुआ लक्षण होता है, और एपीएच भी हो सकता है, मतलब प्रसव से पहले भी ब्लीडिंग हो सकता है। ये सब जटिलता है, समझ गए। 55 नंबर का है, बहुत शानदार है, एंटीनेंटल केयर के उद्देश्य में क्या शामिल है? एंटीनेंटल केयर का मतलब होता है कि प्रसव से पहले देखभाल, ठीक है, यानी गर्भ अवस्था का देखभाल। तो महिला के कॉपर टी लगाना यह एंटीनेंटल केयर का कोई मतलब नहीं है। बाकी प्रेगनेंसी के दौरान महिला के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, ये बिल्कुल सही है। उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला को पहचान करना, ये भी एपीएच का जो है आपका केयर है, एंटीनेंटल केयर का। महिला तथा उसके परिजनों को प्रेगनेंसी के दौरान रखे जाने वाली सावधानियां के बारे में बताना, तो ये सब सही है। सिर्फ कॉपर टी का कोई मतलब नहीं बनता है एंटीनेंटल केयर में, समझ गए, ये तो गर्भ से बचाता है। 56 है, कहता है मलेरिया के रोकथाम हेतु किया जाने वाला वेक्टर प्रबंध, वेक्टर बोर्न डिजीज आप लोग को पता है कि जितने भी मच्छर मक्खी से होता है वो वेक्टर बोर्न डिजीज होता है। तो मलेरिया के रोकथाम हेतु किया जाने वाला जो वेक्टर प्रबंध के उपाय होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है आपका यहाँ पे आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव, मतलब कुछ चीज़ों का छिड़काव करके बच सकते हैं। लार्वा को नष्ट करने हेतु जो है रासायनिक विधि जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, समझ गए। प्यूबिक को कीटनाशक उपचारक मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज से बचने के लिए। तो इनमें से सभी राइट आंसर है। आगे है 57 नंबर है, स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र वॉलेंटियर काउंसलिंग एंड टेस्ट सेंटर का संबंध किस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से है? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित है आपका, कि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से चाहे तो वह जाके अपने टेस्ट काउंसलिंग और टेस्ट सेंटर पर अपना जांच करवा सकता है एड्स का, समझ गए, एचआईवी का। 58 है, पोलियो बूथ पर दवा पिलाने के लिए निम्न में से किसका चयन किया जाता है? तो पोलियो बूथ पर जो दवा पिलाती है वह कौन होती है? तो वह जो है आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हो सकती है, आशा भी हो सकती है, एएनएम तथा जीएनएम जो प्रशिक्षण, मतलब जो एएनएम जीएनएम होती है वो भी हो सकती है, समझ गए। तो सब इसमें राइट होगा। 59 है, प्राइमरी हेल्थ केयर के घटकों में क्या शामिल है? अब ये जो लोग थ्योरी देखे होंगे तो सुबह मैंने 8 जो है इसके घटक को, पीएचसी के घटक को बताया, तो उसमें क्या क्या जो है था, तो उपयुक्त पोषण और प्रोत्साहन ये भी था, मातृ शिशु देखभाल ये भी था, टीकाकरण भी था, स्वच्छ जल की आपूर्ति भी था, समझ गए। तो उपरोक्त सभी है, समझ गए। आगे है 60 नंबर का है, कहता है निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो देख लीजिए कौन शामिल नहीं है। तो उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले रोगियों को प्राथमिकता देना ये शामिल नहीं है। बाकी रोकथाम पर जोर दिया जाता है, उपयुक्त तकनीक का उपयोग किया जाता है, समुदाय के सहभागिता को बढ़ाया जाता है, ये सब सही है, समझ गए। आगे है 61 नंबर, 1000 लीटर पानी को अगर हमें शुद्धिकरण करना है तो इसमें कितने ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होगी? तो आपको पता है कि 25 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन में जितना जो है, अगर ऑप्शन में 25 ग्राम है तो 25 ग्राम ही देंगे, अगर 20 ग्राम रहेगा तो क्यों 20 ग्राम हम नहीं देंगे, इसके आसपास जो ऑप्शन में रहेगा देंगे। बाकी आप लोग कैलकुलेटर जो है देख लीजिएगा, ठीक है, इसका फार्मूला देख लीजिएगा कि कितने ब्लीचिंग पाउडर चाहिए और कितने जो है क्लोरीन चाहिए वाटर प्यूरिफिकेशन में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए। अब 1000 पर मैंने बता दिया कि 25 ग्राम, तो आप लोग कैलकुलेट फार्मूला इसका आता है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। कुएं के जल को प्यूरीफाई करने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो माय डियर, अगर बड़े स्तर पर अगर जल का प्यूरिफिकेशन करना हो तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्लीचिंग पाउडर में आपको लगभग जो है 33% जो है आपके क्लोरीन होता है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। कहता है एयर पोल्यूशन से क्या समझते हैं? तो एयर पोल्यूशन का मतलब होता है कि हवा में हानिकारक पदार्थ की उपस्थिति जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो है बुरा असर डालता है, वही
ये जो है वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, 64 है वायु प्रदूषण से क्या समझते हैं? ऐसे तत्व जो एयर को प्रदूषित करते हैं, वायु प्रदूषण। समझ गए? आगे है 65 नंबर, कहता है 100 लीटर जल को अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो लगभग कितने क्लोरीन की गोली की आवश्यकता होगी? तो माय डियर, अगर आपको 100 लीटर जल को प्यूरिफाई करना है तो इसके लिए जो है लगभग 2.5 ग्राम जो है आपको क्लोरीन जो है गोली की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आगे चलिए। 66 नंबर है, कहता है कुएं के जल को प्यूरिफिकेशन के विधि में क्या शामिल है? तो माय डियर, कुएं में मौजूद जल की मात्रा को मेजरमेंट करना, ये भी सही है। शुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर केमिकल की मात्रा का पता करना, सही है। ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाना, इसे कुएं के वाटर में मिला देना, यानी सब के सब जो है कुएं के जल के शुद्धिकरण में सही है। 67 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है? 21% है, आपको पहले से पता है। 20 पॉइंट समथिंग है। 68 है, निम्न में से एयर पोल्यूंट नहीं है, मतलब वायु प्रदूषक कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी आपका लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। निम्न में से एक आम तथा गंभीर एयर पोल्यूंट कौन सा है? तो सबसे गंभीर कार्बन मोनोऑक्साइड को माना जाता है। समझ गए? 70 है, निम्न में से कौन सा केमिकल वाटर को घरेलू स्तर पर जो है शुद्ध के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर। अगर क्लोरीन रहता तो क्लोरीन को हम लोग टिक मारते हैं। समझ गए ना? 71 है, शोर के मापन किससे करते हैं? मतलब हल्ला गुल्ला जो होता है तो उसका जो है मापन हम लोग किस चीज़ से करते हैं? डेसिबल में करते हैं, पता है। समझ गए? आगे है 72, समान वार्तालाप नॉर्मल जो है कन्वर्सेशन यहाँ पे कन्वर्सेशन होगा। कहता है समान वार्तालाप के लिए बेस्ट नॉइज लेवल कितना होता है? 60 से 80 डेसिबल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 73 है, निम्न में से रिफ्यूज डिस्पोजल का बेस्ट मेथड क्या है? रिफ्यूज। ठीक है, रिफ्यूज डिस्पोजल का बेस्ट मेथड है कि बर्निंग। समझ गए? जला देना, जिसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते उसको जला देना ही बेहतर होता है। समझ गए? आगे है, किसी रोग का कम्युनिटी में, समुदाय में अचानक अत्यधिक मात्रा में फैल जाना क्या कहलाता है? तो माय डियर, एपिडेमिक। अचानक से अगर कम्युनिटी में, समुदाय में फैल जाता है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। समझ गए? इंडेमिक होता है जो किसी निश्चित स्थान में फैलता है, वो एंडेमिक होता है। पैंडेमिक होता है जो वैश्विक महामारी होता है, वह पैंडेमिक होता है। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और एपिडेमिक होता है जो आपके देश भर में सीमित रह जाए, राज्य भर में सीमित रह जाए, तो वह एपिडेमिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 75 है, किसी डिजीज का, देख लीजिए, किसी रोग का किसी एरिया में स्थिर रूप से कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहना, वही चीज़ें है जो है एंडेमिक, स्थानिक मारी, यानी यह स्थान में निश्चित होता है किसी, तो उसे एंडेमिक कहते हैं। ओके, निम्न में से कम्युनिकेबल डिजीज के रोकथाम से संबंधित टर्म क्या है? तो आइसोलेशन एक प्रक्रिया है जिससे हम कम्युनिकेबल संचारी रोगों को रोकथाम कर सकते हैं। समझ गए? 77 है, कहता है एक रोग जो कि कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड हो जाती है वह पेंडेमिक कहलाता है, यानी एक देश से दूसरे देश में फैल जाता है तो वह वैश्विक महामारी हो जाता है, पैंडेमिक, यानी बड़े लेवल पर। समझ गए? 78 है, निम्नलिखित में से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से संबंधित जन्मजात विकृतियां क्या है? कहता है कि गैस्ट्रो मतलब जो उत्सर्जन जो पाचन तंत्र होता है उससे संबंधित जन्मजात रोग कौन सा है? तो इसोफेगल एस्ट्रेसिया और पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक वाल्व आपके अमाशय और छोटी आंत के रास्ते पर होता है। इसोफेगल एस्ट्रेसिया का मतलब है कि जो आपका एसोफेगस होता है वह श्वसन नली के साथ जुड़ जाता है। समझ गए? मतलब इसका एक प्रक्रिया है जिसमें एसोफेगल एट्रेसिया और पाइलोरिक स्टेनोसिस, यह दोनों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जन्मजात रोग है। समझ गए? जो जन्म से ही पाया जाता है। ओके, आगे चलिए। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, एक 6 माह के बालक की पल्स रेट एक वयस्क की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। बच्चा में पल्स रेट अधिक होता है। 80 है, समान रूप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता एक बालक कितनी उम्र पर सीढ़ियाँ चढ़ व उतर सकता है? कितने उम्र पर होने पर वह सीढ़ी पर चढ़ सकता है, उतर सकता है? 23 से 24 मंथ में। समझ गए? 81 है, डायरिया से ग्रसित बच्चों को ORS घोल क्यों दी जाती है? क्योंकि यह डिहाइड्रेशन को रोकथाम करती है। समझ गए? 82 है, निम्नलिखित बच्चों में होने वाला कोलेरा यानी हैजा का कारण क्या होता है? विब्रियो कोलेरा होता है, जो कि इसका सूक्ष्म जीव का नाम है। ठीक है? 83 है, निम्नलिखित में से नवजात में पाए जाने वाले नर्वस सिस्टम संबंधी जो है कॉन्जेंटल डिसऑर्डर जन्मजात रोग कौन सा है? तो नर्वस सिस्टम जो कि स्पाइन में होता है, स्पाइना बाइफिरा, और हाइड्रोसिफलस जो कि ब्रेन में पानी भरना होता है, यह नर्वस सिस्टम का जन्मजात रोग है। ओके, आगे चलिए।
84 नंबर का प्रश्न है, एक नवजात में कॉन्जेंटल मतलब जन्मजात विकृति किस कारण से उत्पन्न हो सकता है? तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बिल्कुल सही है। प्रेग्नेंट वोमेन द्वारा निषेध दवाइयाँ, धूम्रपान करना, समझ गए। प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था संबंधी जैसे एक्लेम्पसिया, यह सब जो है आपके बच्चे में जन्मजात रोग करने का प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे है 85 निम्न में से जन्मजात विकृति का एग्जाम्पल क्या है? तो जन्मजात विकृति का एग्जाम्पल क्या है? तो जो जन्म से ही मौजूद होता है वो जन्मजात विकृति होता है। तो अभी ऊपर देखें हैं, ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टूला, यानी वही चीज़ें हैं, समझ गए ना, जिसमें ट्रेकिया और एसोफेगस दोनों एक साथ ज्वाइंट हो जाता है, समझ गए, यानी श्वसन नली और आहार नली एक साथ ज्वाइंट हो जाता है, तो वही ये रोग हो जाता है। 86 है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की ग्रेडिंग के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? तो माय डियर, माल न्यूट्रिशन के चेक करने के लिए हम लोग जो स्केल का यूज करते हैं वो गोमेज स्केल होता है। ठीक है, गोमेज स्केल, ओके, याद रखिएगा। आगे है 87 है, निम्न में से सबसे ज़्यादा ताप संवेदी टीका कौन से जिसे इतना पर स्टोर किया जाता है? तो एक क्वेश्चन आया था, लोग बता रहे थे कि -20 से -40 वाला जो है पूछा गया था कि इस पर कौन से टीके को स्टोर करते हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को सबसे कम लो टेम्परेचर पर जो है आपको स्टोर करके रखते हैं, ओपीवी को। ठीक है, 88 नंबर है, सिफेलोकोडल, ये जो ओपीवी वाला बताया ना कि -20 से लेकर -40 तक पूछा गया था कि कौन से वैक्सीन को स्टोर करते हैं, तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, ओपीवी उसका राइट आंसर होगा, जो लोग दिए थे उनको पता होगा। सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल का अर्थ क्या है? सिफेलोकोडल का अर्थ होता है कि सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिफेलोकोडल का अर्थ होता है कि सिर से लेकर पैर तक जो है सिफेलोकोडल। 89 है, एक शिशु में स्किन टर्गर पता करने का सुइटेबल जगह कौन सा है? तो स्किन टर्गर जो होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होने के बाद बच्चा का त्वचा जो है आपका शिथिल पड़ जाता है, तो इसके लिए पता करने का सुइटेबल स्थान जो है पेट होता है, पेट में आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, 90 है, एक चाइल्ड को टॉयलेट ट्रेनिंग देना किस एज पर प्रारंभ कर देना चाहिए? तो एक बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग जो है 18 मंथ यानी 1.5 साल की उम्र पर जो है कर देना चाहिए शुरू, टॉयलेट ट्रेनिंग, समझ गए, देना। आगे है, पेंटावैलेंट का टीका निम्न में से किस डिजीज के प्रोटेक्ट नहीं करती है? तो मीजल्स को प्रोटेक्ट नहीं करती है, बाकी टिटनस, पर्टूसिस और डिप्थीरिया, इसको जो है आपको पेंटावैलेंट करता है प्रोटेक्ट, समझ गए, मीजल्स को नहीं करता है। पीसीवी किस डिजीज से प्रोटेक्ट करती है? तो पीसीवी जो है आपको नीमोकोकल जो होता है, निमोनिया, इससे जो है आपका प्रिवेंट करती है, समझ गए। 93 में है, कहता है निम्न में से वैक्सीन द्वारा रोकथाम की जाने वाली बीमारी नहीं है, जो वैक्सीन से नहीं रुकने वाला बीमारी हो कौन सा है? तो रोटा वायरस बिल्कुल रुक सकता है, मिजल्स भी रुक सकता है, टिटनस भी रुक सकता है, मरासमस तो कुपोषण का रोग है, तो ये नहीं रुकेगा। ठीक है, आगे है 94, कहता है कि स्काल्प वेन सेट का यूज कब किया जाता है? तो स्काल्प वेन का सेट का यूज नवजात में आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करने के, अगर बच्चे को आईवी का फ्लूइड देना हो तो उसके लिए आईवी जो है स्कैल्प वेन सेट का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 95 है, एक नवजात में सक्शनिंग करते समय पहले मुंह फिर नाक की सक्शन करते हैं। पहले क्या चीज़ का? पहले मुंह का सक्शन करेंगे, फिर नाक का सक्शन करेंगे। सक्शन होता है जो मुंह गले में फंसे हुए अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालता है, सक चूस कर। ठीक है, 96 है, कंगारू मदर केयर के बारे में ट्रू क्या है? तो कंगारू मदर केयर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, इसे कहते हैं स्तनपान के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और लो टेम्परेचर होने पर बच्चे में तापमान कम होने पर यह बचाता है, समझ गए। तो केएमसी ये सारी चीज़ है। 97 है, चिल्ड्रेन में रूमेटिक फीवर का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? कहता है बच्चे में रूमेटिक फीवर का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है? तो यह फेरेंजाइटिस होता है। ठीक है, फेरेंजाइटिस प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है रूमेटिक फीवर का। आगे है, निम्न में से बच्चों में पाए जाने वाला वायरस बोर्न डिजीज कौन सी है? वायरस बोर्न, खसरा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, यह सब जो है आपके वायरस से होता है, तो इसलिए सही है। ठीक है, आगे है, ये सब बच्चा का रोग है। 99 है, माय डियर, निम्न में से बच्चों में पाए जाने वाली क्रोमोसोनल मतलब क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने के कारण बच्चे में डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम होगा तो मुंह नाक चपटा हो जाता है, समझ गए ना।
बच्चों में ओआरएस का उपयोग किस डिजीज के उपचार हेतु करते हैं? तो आपको पता है डायरिया में ओआरएस का घोल दिया जाता है, समझ गए। 101 है, बच्चों में सबसे पहले कौन से तीत का उद्भव होता है? तो सबसे पहले नीचे का जो इंसीजर होता है बच्चे में वह दांत निकलता है, लोअर इंसीजर, ठीक है। 102 है, एक स्तनपान कराने वाली महिला लैक्टेटिंग वोमेन को कितनी कैलोरी युक्त एक्स्ट्रा डाइट लेनी चाहिए? कैलोरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछेगा स्तनपान कराने वाली महिला और एक पूछेगा प्रेगनेंसी वोमेन को, ठीक है। तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नॉर्मल महिलाओं की तुलना में जो है आपको 500 से 600 किलो कैलोरी पर डे अधिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी की बात करेगा तो एक नॉर्मल महिला से 300 ज़्यादा किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रेगनेंसी में, जबकि स्तनपान कराती है तो बच्चा दूध पीता है तो माँ को वहाँ पे और ज़्यादा 500 से 600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 1953 में स्टार्ट हुआ? तो आपको कल भी बताए थे कि जो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में आया, ठीक है। 104 नंबर का है, निम्न में से कौन सा डे 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको पता है विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। 105 नंबर है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन की पहली डोज 6 वीक्स की एज पर दी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए पेंटावैलेंट जो वैक्सीन है वह पहली वैक्सीन का डोज 6 वीक्स पर मिलता है, पेंटावैलेंस का, समझ गए, पेंटावैलेंट वैक्सीन का। 106 है, निम्न में से इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक मतलब इंजेक्शन से वह कौन सा जो है गर्भ निरोधक साधन है जो इंजेक्शन वाला है इसमें? तो अंतरा छाया एक गोली है, एनएसवी एक सर्जरी माध्यम है, नन सर्जिकल वैस्कोटोमी होता है, प्रोजी स्टार्ट यह जो है आपका डिवाइस है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, ठीक है, जो आपके यूआईडी होता है, यूआईडी में डालकर यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, समझ गए। अंतरा एक प्रकार के इंजेक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। 107 है, निम्न में से इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस प्रिस्क्राइब की जाती है, मतलब आईयूसीडी किसको प्रिस्क्राइब की जाती है? तो ऐसी वोमेन जिससे एक बेबी हो चुका हो उसे ही जो है आपको आईयूसीडी एडवाइस की जाती है, क्योंकि यह जो है जटिलता भी इसमें होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है लगने के बाद। निम्न में से ट्रू सेंटेंस क्या है? ट्रू सेंटेंस जो यही है कि हेल्थ एक मल्टी सेक्टरल अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको सेक्टर को अप्रोच किया जाता है अपने ओर, तो इसीलिए इससे जो है स्वास्थ्य को एक मल्टी सेक्टरल अप्रोच कहते हैं, समझ गए। बीसीजी वैक्सीन किस डिजीज से प्रोटेक्ट करती है? आपको पता है क्षय रोग से यह प्रोटेक्ट सुरक्षा करता है, समझ गए। 110 है, निम्न में से हेरिडेटरी डिजीज का एग्जाम्पल है, मतलब अनुवांशिक रोग का क्या उदाहरण है? तो हीमोफीलिया, समझ गए, थैलेसीमिया, ये सब जो है आपका एक अनुवांशिक रोग होता है, समझ गए। आगे है, निम्न में से कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल कौन है? तो क्षय रोग एक कम्युनिकेबल डिजीज है, बाकी हार्ट फेलुअर, कैंसर और जो है हीमोफीलिया यह जो है आपका फैलने वाला रोग, कम्युनिकेबल रोग नहीं होता है, जबकि क्षय रोग फैलने वाला होता है, ठीक है। 112 है, निम्न में से हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल में शामिल है, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है? तो इसकी आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, मतलब अगर एक बार में कोई नहीं समझ पाता है तो दोबारा करनी चाहिए, बात सही है। यह लर्निंग की बुद्धि एवं समझ के अनुसार होनी चाहिए, मतलब जो सामने सीखने वाला है उसके अनुसार ही होनी चाहिए, ठीक है। यह लोगों के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम एंड नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल स्वास्थ्य शिक्षा जो आप दे रहे हैं वो लोगों के अनुसार होनी चाहिए, उनकी समस्या और उनकी आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, यानी सब के सब इसमें जो है प्रिंसिपल सही है, ठीक है। 113 है, निम्न में से सूचना, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन का एरिया क्या है? सूचना, शिक्षा और संप्रेषण का एरिया क्या है? परिवार नियोजन और परिवार कल्याण, इसमें तीनों होता है। व्यक्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता में भी तीनों का इस्तेमाल होता है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में भी तीनों का इस्तेमाल होता है। तो इनमें सभी जो है आपका सूचना, शिक्षा, संप्रेषण तीनों में जरूरी है, ठीक है। 14 है, कहता है निम्न में से हेल्थ एजुकेशन प्रदान करने के सबसे प्रचलित, सबसे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि कौन सा है? तो लेक्चर विधि है, ठीक है, लेक्चर मेथड जो है सबसे प्रचलित विधि है। 115 है, निम्न में से ग्रामीण तथा अनपढ़ लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रदान करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो माय डियर, जो अनपढ़ लोग ही है, जो गाँव के लोग ही है, वो ज़्यादा टेक्निकल भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तो उसको अगर आप रोल प्ले करते हैं, करके दिखाते हैं, ठीक है, अभिनय के तौर पर, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह करके दिखाता है ना, तो वैसे अगर रोल प्ले करके दिखाते हैं तो वैसे लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
116 है, निम्न में से बड़ी संख्या में लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रदान करने के लिए कौन सा विधि यूज नहीं किया जा सकता। अगर बड़े संख्या में लोगों को एक साथ अगर हेल्थ एजुकेशन देना हो तो उसके लिए आप इनमें से कौन सा विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इनमें से लेक्चर मेथड जो है आपका वह बड़े क्षेत्रों में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर टेलीविज़न पर कोई न्यूज़ चलता है हेल्थ का तो एक साथ बहुत लोग जो है न्यूज़ देख लेंगे, ठीक है। इंटरनेट पर भी बहुत सारे लोग सर्च करके देख सकते हैं, रेडियो में भी एक समय में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, सूचना। लेकिन लेक्चर मेथड जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 100-50 लोगों के बीच में ही कर सकते हैं, ठीक है ना। 117 है, एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऊपर में लैक्टेट वोमेन के लिए बता दिए, स्तनपान के लिए, यहाँ पे प्रेगनेंसी वोमेन के लिए है। तो प्रेगनेंसी के लिए 300 किलो कैलोरी पर डे चाहिए, ठीक है। 118 है, कहता है कि एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन सीक्रेट होने वाला सलाइवा की मात्रा कितनी होती है। तो माय डियर, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन जो लार का सिक्रेशन होता है वह 1 से 1.5 लीटर होता है। कितना? तो 1500 ml राइट आंसर होगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला जो ड्यूडेनम जो ग्रहणी होता है किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, पता है, समझ गए। 120 है, निम्न एंजाइमों में वसा का पाचन करने में कौन सहायता देता है। तो माय डियर, मैं आपको इसमें चारों के बारे में अभी बता देता हूँ। जो आपका फैट का जो पाचन डाइजेस्ट करता है ना, तो फैट का जो डाइजेस्ट करेगा वह आपका होता है लाइपेज, ठीक है। लाइपेज आपका राइट आंसर होगा। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है बॉडी में। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, पूछ देगा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, समझ गए। तो तीनों के बारे में समझ गए, आगे चलिए। इंसुलिन जो है ग्लूकोज का पाचन करता है, समझ गए। एक है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य में पेशियों की कुल संख्या लगभग 639 के आसपास होता है, कुल मसल्स की संख्या, ठीक है। 122 है, निम्न में से पेल्विस में पाए जाने वाला जो बोन्स होता है। तो माय डियर, हिप बोन में जो है आपको इलियम प्यूबिस जो है पाया जाता है, ठीक है। इसी को जो है हम लोग पेल्विक ग्रिडल कहते हैं, ठीक है। और पेल्विक में पाया जाने वाला इलियम और प्यूबिस इसमें से राइट आंसर होगा, ठीक है। ह्यूमन स्कल में पाया जाने वाला मतलब खोपड़ी में कौन सा इनमें से बोन पाया जाता है। तो जो फ्रंटल और पेराइटल है वह आपके ह्यूमन के स्कल खोपड़ी में पाया जाता है, समझ गए। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन शरीर के किस भाग द्वारा होता है। तो माय डियर, इस क्वेश्चन में मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे टिबिया और फिबुला है, यह पैर की हड्डी है, ठीक है। रेडियस और एल्ना है, यह बाजू मतलब हाथ की हड्डी है। और इलियम और प्यूबिस बता ही दिए, पेल्विक ग्रिडल यानी हिप बोन का हिस्सा है, ठीक है। और यह जो है आपके स्कल का है। तो चारों बता दिए, आगे चलिए। मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यह आपके टेस्टिस से जो है सीक्रेट होता है। टेस्टिस के अंतराली सेल कोशिकाओं द्वारा सीक्रेट होता है, जो कि एक पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टी हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ब्लड में पाए जाने वाला ग्लूकोज एक क्या है? पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिशन है, समझ गए। ग्लूकोज एक वेस्ट मटेरियल नहीं है, पोषक पदार्थ है, समझ गए, ध्यान में रखिएगा। आगे है 126 है, निम्न में से पाचक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सी है। पेप्सिन अभी ऊपर देखें हैं, यह पाचक एंजाइम है, यह पचाता है, फैट को पचाता है, सॉरी जो है ये आपके प्रोटीन को पचाता है, जो आपके अमाशय के भित्ति से क्या होता है? सीक्रेट होता है, समझ गए ना। तो पेप्सिन पता है, समझ गए, आगे चलिए। आगे है 127 है, निम्न में से ब्रेन की कैविटी गुहा में पाया जाने वाला जो फ्लूइड होता है। तो आपको क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है एक तरल जिसे हम लोग CSF कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो आपके ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कोर्ड में भी होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे है 128 नंबर है, फीमेल में यूट्रस का जो सबसे मोटी परत होता है वह कौन होता है। तो सबसे मोटी परत यूट्रस का जो होता है वह मायोमेट्रियम होता है, ठीक है, मायोकार्डियम हार्ट का मीडियम लेयर है, ठीक है। मायोमेट्रियम जो है आपके फीमेल का यूट्रस का माध्यम लेयर है, जो सबसे मोटा मसल्स का होता है, ओके। 129 है, कहता है कि ह्यूमन बॉडी में महाधमनी का क्या काम है। तो महाधमनी का काम है कि यह हार्ट के बाएं नीले से ब्लड को लेता है और शरीर के अन्य भागों में रक्त को सप्लाई कर देता है, ठीक है, आयोटा का यही काम होता है। 130 है, डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण का मतलब फैलाव। तो गैसीय पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना ही डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। मानिए कोई तरल है, ठीक है, कोई गैसीय पदार्थ है, वह अपने लोअर सांद्रता से अगर कम सांद्रता की ओर जाता है, गमन करता है, तो वह डिफ्यूजन होता है। जबकि परासरण में यही चीज़ें जो है उल्टा हो जाता है, लोअर से लेकर हायर की ओर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विसरण परासरण यही होता है।
ह्यूमन बॉडी में सेरिब्रल धमनियों सेरिब्रल आर्टरी जो होता है यह किस भाग को ब्लड सप्लाई करता है? तो सेरिब्रल आपके ब्रेन का हिस्सा है, तो ये ब्रेन में ही ना ब्लड को सप्लाई करेगा, तो मस्तिष्क को यह जो है ब्लड सप्लाई करता है सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, आगे है पेशीय तंत्रिका फेशियल नर्व के बारे में सही क्या है? तो माय डियर, फेशियल नर्व जो होता है यह सेवेंथ क्रेनियल नर्व है। ठीक है, सातवां है। ठीक है, पहला जो क्रेनियल नर्व होता है वह ऑल्फैक्टरी नर्व होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व पहला नर्व है। दूसरी नर्व जो है ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, 10वीं नर्व जो है आपका वेगस नर्व है। ठीक है, 10वीं कौन सा? वेगस नर्व। दूसरी कौन सा? ऑप्टिक नर्व। और पहली जो है ऑल्फैक्टरी नर्व। और 7वीं जो है आपका वह फेशियल नर्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 132 प्रश्न क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह सेशन कैसा लगा है। मैं आपको यहाँ पे 40-42 मिनट में क्लियर कर दिया। 132 प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा सब तो 132 प्रश्न कराने के लिए 2-3 घंटा समय आपका ले लेता। ठीक है, झूठ सांझ की बात कर करके तो मैंने करा दिया। जो लोग का एग्ज़ाम है 11 तारीख को, उनको बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, और उनको मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ कि आप लोग जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक नौकरी अपना ले ले और अपना जीवन सफल बनाए। तो बहुत बहुत आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में जाना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति माइंड से सोच सोच के जवाब देना है। 2 घंटा का समय मिलता है 100 प्रश्न के लिए। कोई जो है बहुत ज़्यादा कम समय नहीं मिलता है, बहुत अच्छा समय है। 2 घंटा में आराम से सोच कर, आप सोचने वाला क्वेश्चन होगा वहाँ पे बिल्कुल सोचिएगा। ठीक है, सोच के बनाइएगा। छांटने वाला होगा वहाँ पे MCQ होता है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल छांट सकते हैं। दो ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा ही नहीं, तो उसको छांट देना है। बाकी 2 प्रश्न 2 MCQ में से जो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा यही होगा वही टिक मारिएगा, क्योंकि माय डियर ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि यह जो है निगेटिव मार्किंग है। आपके सही में से भी जो है कटने लगेंगे अगर ज़्यादा आप गलती कीजिएगा तो। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, आपको लगे कि 60-40 की बात हो, क्वेश्चन को ज़्यादा आपको लगता हो कि ये होगा 60% और 40% गलत लगता होगा, तो इस कंडीशन में आप जो 60% सही लगता होगा उस पर टिक मार दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं मारिएगा। ठीक है, बाकी एक बार फिर से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आइए। बहुत 1-2 जो है गलत करके आइएगा, बस बहुत हो गया। 1-2 से ज़्यादा गलती नहीं कीजिएगा। ज़्यादा गलती कीजिएगा सही में से नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, और सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। जाइए और झंडा गाड़ के आइए और फिर बताइए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आपके जीवन उज्जवल हो, भविष्य अच्छा हो, और मेरा मेहनत और आपका मेहनत काम आए। और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, और मेहनत किए हैं उसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाकी जो जैसा मेहनत किए वैसा फल मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।